मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी एवं भगवान विश्वनाथ के इस द्वितीय दिवस के इस सत्र, जिसका विषय है राष्ट्र की राजधानी, राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी, के इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डीपी वर्मा सर, आप पूर्व अपर निदेशक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमिक भारत एवं पूर्व संकाय प्रमुख विधि संकाय, आप एक राष्ट्रीय स्तर के विधिवेत्ता हैं। मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन भी करता हूं। और इस सत्र के जो प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे अभी पूर्व वक्ता प्रोफेसर शुक्ल जी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी और डॉक्टर विनय कुमार जी, और इस सत्र का सफल संचालन कर रहे डॉक्टर अनूप कुमार जी, और हमारे सम्मुख बैठे हुए जितने भी विद्वतगण हैं, डॉक्टर रचना शर्मा जी हैं, प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी, प्रोफेसर विभा त्रिपाठी जी, डॉक्टर उपाध्याय जी, डॉक्टर श्रवण शुक्ला जी, दीक्षित जी, डॉक्टर डीएस त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मिश्र जी, रसायन विज्ञान, अनेक आचार्य यहाँ पर विद्यमान हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के इसमें अनुसंधान करने वाले छात्रगण भी यहाँ उपस्थित हैं। सबको समवेत रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारा जो विषय है, वह आज का जो विषय के क्रम में मैं कल ही मेरा व्याख्यान था, कतिपय कारणों से मैं नहीं उपस्थित हो पाया था। उसमें विषय है काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा। मित्रों, विशेषकर मैं छात्रों के क्रम में इन बातों को रखूंगा, और बाकी तो सब विद्वतगण हैं, विज्ञ हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद जो है वह विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, ग्रंथ है, और हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में इसको प्रमुखता से स्वीकार किया है। और सनातनी परंपरा या भारतीय चिंतन परंपरा का जो चिंतन धारा का विकास कहा जाए, समस्त ज्ञान का, वह वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। जो हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के क्रम में हम उसको देखते हैं। और यह जो वेद परंपरा, जिसको वेद को हम शाब्दिक अर्थ जो है हम ज्ञान कहते हैं, इसका मनु ने भी कहा कि वेदो खिलो धर्म मूलम, यह समस्त धर्मों का मूल स्रोत है। और इसको श्रुति परंपरा के क्रम में भी हम जानते हैं। श्रुति इसलिए क्योंकि यह बहुत प्राचीन है, और गुरु मुखोच्चारण अनुच्चारण क्रम में यह शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में हजारों वर्षों से, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो हजारों वर्ष कहेंगे, और हम जब अपने पारंपरिक दृष्टि से कहेंगे तो हम इसको अनादिकाल से कहेंगे कि हम यह गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में आज हमें प्राप्त होता है। यह जो वेद है, वेद को 4 भागों में विभक्त किया वेद व्यास ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो है, जो संपूर्ण जो पुराणों की और महाभारत आदि ग्रंथों के रचनाकार कहे गए हैं, प्रथम प्रवचनकार कहे गए हैं, वेद व्यास ने सुगमता के लिए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसकी कुल 1131 शाखाएं, जिसका महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में उल्लेख किया है। 100 अध्वर्यु शाखा, सहस्त्रम साम, 120 ऋग, 100 अध्वर्यु शाखा। तो कुल 1131 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा, ऋग्वेद की 21 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस तरह से 1131 शाखाओं में संप्रति वर्तमान में हमारे पास जो है वह 13 शाखाएं जो है वो परंपरा क्रम में प्राप्त होती है। 1131 शाखाओं में मात्र 13 शाखा जो है
वो प्राप्त होती है। तो अब उसके क्रम में अगर हम जाएं कि यह 1131 शाखाएं जो है वह क्या गुरु शिष्य के क्रम में, भेद उपभेद के क्रम में है, अथवा ये संपूर्ण को लेकर के वेद का एक समग्र साहित्य या यह ग्रंथ रहा है। वेद जो है हम इसको मंत्र ब्राह्मणात्मक स्वरूप में प्रारंभ क्रम में हम जानते हैं। तो गुरु मुखोच्चारण अनुच्चारण क्रम में जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता आचार्य शुक्ल जी ने बताया कि काशी जो है वह सांस्कृतिक राजधानी रही। तो सांस्कृतिक राजधानी के मूल आकर्षण का केंद्र जो है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रमुख रूप से विश्वेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है और शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र के नाते रहा। तो शिक्षा की नगरी, प्राचीन काल से ही गुरुकुल की परंपरा जैसे कि एक बृहत क्रम में यहाँ नहीं प्राप्त होती है, लेकिन गुरुकुल के क्रम के मतलब पाठशाला के क्रम में प्राचीन काल से यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो प्राप्त होती है। एक चीज और मैं और कहना चाहूंगा कि जब वेद के काल के विषय में हम जब चिंतन करते हैं तो मैक्स मूलर ने 1800 कुछ वर्षों में इंग्लैंड में एक शोध पत्र में ऋग्वेद की रचना काल उन्होंने BC 1200 या 1500 कहा, 1200। उसी के कारण से ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाने लगा। उसके पहले हम वेद को या ऋग्वेद को हम प्राचीनतम के क्रम में नहीं मानते हैं। लेकिन बाद के हड़प्पा खुदाई का जो क्रम बना उसमें जो विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए उसको कुछ क्रम में भी हम लगभग 3000 वर्ष तो हड़प्पा की संस्कृति को हम प्राप्त करते हैं। और काशी का भी जब हम उस तरह से चिंतन करें तो इसी विश्वविद्यालय में के द्वारा जो है इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनित राजघाट, अकथा, रामनगर, कोटवा, सरस्वती फाटक आदि से प्राप्त जो मृद मुद्राएं हैं, मृदभांड हैं और विभिन्न पुरातात्विक सामग्री जो प्राप्त हुए उसके जो कार्बन डेटिंग जो विधि से जो काशी का काल जो है वह लगभग 1800 ईसा तक जाता है, 1800 ईसा पूर्व। इसलिए यह विश्व का सबसे प्राचीनतम नगरी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। पौराणिक दृष्टि से अगर जाएं तो उसका एक अलग पक्ष है। मुझे काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा पर चर्चा करनी है। उस क्रम में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यह 1131 शाखा में जो 12-13 जो शाखाएं जो काशी में दिखती है उसमें भी जैसा कि शुक्ल जी ने बताया कि यहाँ पर गंगा किनारे या काशी के समस्त क्षेत्र में पुण्य नगरी होने के नाते, मुक्त क्षेत्र होने के नाते विभिन्न देश के जितने भी राजघराने थी वह यहाँ पर अपने अपने निवास स्थल बनाए और हमारे विभिन्न प्रकार के जितने भी आचार्यगण रहे, वैदिक परंपरा के जितने भी रहे वो उस क्रम से काशी में आए या उसका भी क्रम एक अनादि क्रम रहा होगा। लेकिन जो वर्तमान में जो दिखता है तो एक तरह से देखिए आप 80 घाट से लेकर के जो 84 घाट है, 84 से ज्यादा है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से 84 घाट की जो दृष्टि मिलती है तो इन 84 घाटों में समस्त भारत का लघु भारत आपको काशी में दिखेगी। सभी दक्षिण से लेकर के पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर सारे राजघरानों का यहाँ पर उनका कहीं आश्रम है, कहीं मठ है या कहीं उनके पोषित मठ मंदिर हैं। जैसा कि अभी शुक्ल जी ने बताया कि 2000 मठ लगभग काशी के क्रम। तो इन मठों के माध्यम से, इन राजघरानों के माध्यम से इन वैदिक परंपरा का पोषण होता रहा। जो भी आचार्य रहते थे उनकी योग क्षेम की व्यवस्था कहीं न कहीं इन राजघरानों के द्वारा प्राप्त होती रही। और उसमें भी जो दक्षिण भारत के जो विद्वान थे और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत, कर्नाटक आदि के, वो विशेष रूप से वो वैदिक परंपरा लगभग दिखती है कि उनके यहाँ ही यह आत्मसात क्रमीय विद्या आज से लगभग 700-800 वर्ष पूर्व दिखती रही। हम यह 200-300 वर्ष पहले हम 1700
1700-1800 के क्रम में हमने एक डाटा तैयार किया है कि जिन जो विभिन्न वैदिक पांडित्य परंपरा की जो घराने हैं या परंपरा है संप्रदाय के क्रम में, हम घराना शब्द कहना थोड़ा सा उपयुक्त नहीं है वैदिक साहित्य के क्रम में, उसको हम संप्रदाय कहेंगे, वैदिक संप्रदाय है। तो उसके विभिन्न क्रम में आपको दक्षिण भारतीय जो पांडित्य संप्रदाय है वो हमें दिखता है। और ये भी है कि आज से 100 वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष पहले, मैं अपने दादाजी भी हमारे यहीं पर वेद के आचार्य थे, अध्यापक थे, वेद विभागाध्यक्ष थे, महामाना से भी काफी जुड़े रहे। और यहाँ के हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रथम आचार्य थे, प्रिंसिपल थे महामहोपाध्याय पंडित विद्याधर शास्त्री गौड़। उनका भी एक वैदिक एक संप्रदाय रहा। जो उत्तर भारत के क्रम में जो वेद का विकास हुआ वो उसमें बहुत बड़ा योगदान पंडित विद्याधर शास्त्री गौड़ जी की रही। तो उनके वो शिष्य थे हमारे दादाजी। तो ये हमें बाबा जी के अपने मुख से मैं सुना हूं कि उस संप्रदाय क्रम में जिस संप्रदाय से जो आचार्य हुआ करते थे उसी संप्रदाय में अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। दूसरे संप्रदाय वालों को वो विद्या सामान्य तौर पर वह नहीं देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देते थे, लेकिन वह उनका अच्छी तरह से परीक्षण करके ही वह विद्या देते थे। जैसे हमारे दादाजी का भी एक क्रम था, तो वो तो दूसरे संप्रदाय के थे, लेकिन उन लोगों को विद्याएं, तो उत्तर भारत के क्रम में जो विद्वानों को यह वेद की संप्रदाय प्राप्त हुआ वह अपना परीक्षण करके और उन गुरु शिष्यों से दक्षिण भारत के विद्वानों से ही प्राप्त हुआ। यह लगभग 700-800 वर्ष के क्रम के जो काशी की जो परंपरा क्रम में जो लिखित क्रम में जो विषय मिलते हैं उसके आधार पर मैं यह बात कर रहा हूं। उस क्रम में अगर देखा जाए, समय कम है, मैं सामान्य तौर पर हम इसका उल्लेख कर देंगे कि ये कौन कौन से चारों वेदों के जो संप्रदाय के क्रम में जो संप्रदाय है उस क्रम में अगर हम देखें तो ऋग्वेद के जो संप्रदाय के क्रम में शाकल शाखा है, उसका जो शास्त्रीय संप्रदाय है वह केलकर घराना महाराष्ट्र के रहे। चंदने संप्रदाय है, फड़के संप्रदाय है, पटवर्धन संप्रदाय है, और शुक्ल बाद के शुक्ल संप्रदाय है, टोपके रहे हैं, देव घराना है या संप्रदाय कहें, जोशी जी का रहा है। इसी तरह से सांखायन में जो है वह दीक्षित परिवार रहा, जो काफी दिनों तक वह उस विद्या को आगे क्रम में बढ़ाया। पंड्या जो है नागर संप्रदाय क्रम में रहा। यजुर्वेद में दीक्षित परिवार रहा, गौड़ परिवार रहा, गोड़से परिवार रहा, घोड़कर परिवार रहा है, औरकर परिवार रहा है, वादल परिवार रहा है, घोड़ेकर परिवार रहा है, कारखेड़कर परिवार रहा है, मिश्र परिवार रहा है, मोहले परिवार रहा है, वाजपेयी परिवार रहा है, चांदेकर परिवार रहा है, निर्मले परिवार रहा है, मंडलिक कर परिवार रहा है, और फिर बाद के उत्तर भारतीय भी 8-10 परिवार हैं जो इस संप्रदाय को आगे बढ़ाए हैं। इसी प्रकार से शुक्लयजुर्वेदी जो काण्व शाखा है उसमें पेटकर परिवार रहा है, और पुराणिक परिवार जो है वह प्रमुख रूप से रहे हैं। तैतरीय जो शाखा है शुक्लयजुर्वेदी उसमें जो है द्रविड़ परिवार रहा है, शास्त्री परिवार रहा है, सरमन परिवार रहा है, दातार परिवार रहा है, पालंदे परिवार रहा है, शास्त्री परिवार रहा है, सोमयाजी परिवार रहा है। सामवेद की बात करें तो उसमें कौथमी शाखा में विशेषकर वह हमें उत्तर भारतीय विद्वान उसमें रहे हैं। उसमें नागर परिवार, त्रिपाठी परिवार और बापट परिवार, यह 3 मुख्य रूप से जो है यह प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद के क्रम में शौनक शाखीय जो है उसमें रटाटे परिवार और द्विवेदी परिवार के क्रम में हमें प्राप्त होता है। यह 17वीं शताब्दी से लेकर के और अभी प्राप्त जो हमें जो स्वरूप मिलता है उनमें समयाभाव है, लेकिन मैं सिर्फ ऋग्वेद के जो परिवार हैं उनका कैसे यहाँ आने का क्रम हुआ, कैसे वो शिष्य परंपरा बढ़ी,
उसके विषय में थोड़ा सामान्य रूप से मैं परिचय देना चाहूँ। ऋग्वेद की साकल शाखा का संरक्षण संवर्धन में मुख्य भूमिका जो है वह बालकृष्ण जोशी जी का नाम अग्रगण्य है। और बालकृष्ण जोशी जी का जो जन्म समय है वह 1810 ईस्वी रहा है और उन्होंने अपने पिता के नाम पर जो है एक पाठशाला स्थापित किया था जिनका नाम था दिनकर जोशी। और आपके द्वारा ऋग्वेद की साकल शाखा का विस्तार हुआ। इनके प्रमुख शिष्य बाल दीक्षित काले जी के नाम से जाने जाते। जोशी जी अत्यंत प्रतिभावान विलक्षण प्रतिभा के रहे। आपका परलोक गमन 1877 ईस्वी में हुआ। आपके दो पुत्र रामकृष्ण दिनकर जोशी, वैदिक प्रवर राम प्रवर दिनकर जोशी, राम जी दिनकर जोशी के अनेक शिष्य संप्रदाय विकसित हुए जिनमें गोपाल भट्ट पौराणिक, विनायक भट्ट पौराणिक, गोविंदाचार्य शोला पुणकर और बाल रामकृष्ण दीक्षित फड़के इत्यादि। इसके अतिरिक्त आचार्य सोमनाथ शोला पुणकर आप ऋग्वेदी दशग्रंथी वैदिक रहे। आपका जन्म 1818 में काशी में हुआ था। आप काशी के तैलंग स्वामी के मंदिर में 21 घंटे अनवरत संहिता पारायण आपने किया था अपने शाखा का, जो अत्यंत दुष्कर कार्य रहा। इसके अतिरिक्त भी वैदिक प्रवर विनायक भट्ट डोंगरे, आपका जन्म 1830 ब्रह्मावर्त में हुआ था। आपके गुरु तत्सत जी अनेक शिष्यों के वेद के पारंगत किए जिनमें डोंगरे जी काशी आए और यहीं अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में काशी में केलकर घराना या केलकर संप्रदाय जिसके प्रवर्तक गोपाल शास्त्री केलकर, उनके पांच पुत्र हुए। माधव शास्त्री केलकर, दामोदर शास्त्री केलकर, नारायण शास्त्री केलकर, हरिभाव शास्त्री केलकर, कृष्ण शास्त्री केलकर। उनका जन्म 1852 के आसपास हुआ था, जिनमें गोपाल शास्त्री, दामोदर शास्त्री क्रमांती वैदिक थे। अन्य पुत्र भी वेद पाठ तथा भागवत पुराण के अध्येता रहे। आपके द्वारा ब्रह्मा घाट स्थित सेणाबाई मठ में वेदशाला चलती थी। आपके शिष्य संप्रदाय में काशीनाथ हड़ीरकर, सोमनाथ आचवल, बापू शास्त्री सोलपुरकर, रामचंद्र खेलवाड़, घोड़ू दीक्षित केलकर, गोपाल भट्ट इत्यादि। आपके जीवन का अवसान 1904 में हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अनेक जो परिवार के जो परिचय है, परिचयात्मक क्रम में समय ज्यादा लगेगा। तो यह जो गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य मतलब हमने अपने गुरु से जो विद्या प्राप्त की, फिर वह विद्या अपने दूसरे शिष्य को दिया। इसी प्रकार से यह गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारण क्रम में वेद की जो संप्रदाय है इसका विकास का क्रम काशी में प्राप्त होता रहा है। और आज जो है विभिन्न प्रकार के जो सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विज्ञान प्रतिष्ठान के द्वारा जो वेद की पाठशालाएं संचालित हैं, उनके माध्यम से यह लगभग 12-13 शाखाएं आज पूरे काशी में संप्रदाय क्रम में हमें दिख रही हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न रूप से जो सांस्कृतिक विरासत में, सांस्कृतिक चेतना में काशी की जो वैदिक पांडित्य परंपरा रही, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय अभाव है, मैं यहीं पर अपने बात को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृत, जय हिंद।